हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हम पढ़ रहे थे हमारे आर एस परी की टेस्ट सीरीज, और हमारी जो आर एस परी 2023 की जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसका टेस्ट नंबर आज है 12वां। इससे पहले हमने 11 टेस्ट कर लिए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं ली है तो आपको अभी ये क्लासेस लेनी चाहिए। इस टेस्ट सीरीज का मेन मोटिव क्या है कि आपको किस प्रकार है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन है एक बार के लिए स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन हमें स्किप ही करने हैं, किस प्रकार हमें क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसी टेस्ट सीरीज में सीखेंगे। साथ में हमारी जो तैयारी है वो ये टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी हद तक बूस्ट करेगी। हमारा मोटिव है कि हम 100 से अधिक यानी 100 प्लस क्वेश्चंस है वो लेके आएँ, तभी क्योंकि अब की बार आप देखना कि आपकी बार आपकी मेरिट है उस वो थोड़ी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सीईटी का जो सिलेबस था वो लगभग आपके आरएस के जैसा था, कुछ एक सब्जेक्ट को छोड़कर। तो जो सीईटी के बच्चे थे वो भी इस कट ऑफ को बढ़ाएंगे। तो आपको आपका क्या टारगेट रखना है कि हमें 100 प्लस क्वेश्चंस है वो लेके आनी है, 100 प्लस नंबर हमें लेके आनी है। तो यही हमारा टारगेट होना चाहिए, और इसीलिए आपकी जो ये टेस्ट सीरीज है वो आपकी तैयारी को और अधिक बूस्ट करेगी, आपकी तैयारी को और अधिक बूस्ट करेगी। इसमें हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी बात, अगर आप ये टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा टॉपिक है जो आपका थोड़ा कमज़ोर है, उसे आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, या फिर उसे आपको और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे आपको कम ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सभी हम इस टेस्ट सीरीज में जानेंगे। साथ में ही मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट बुक में नहीं मिलते, तो उसके उसके साथ साथ हम अन्य फैक्ट है वो भी हम कवर करेंगे। मैं आपको हर दिन बोलती हूँ कि जब भी आप ये टेस्ट सीरीज लगाने बैठे यानी ये क्लास देखने बैठे तो अपने साथ एक नोटबुक ज़रूर देखें, ज़रूर रखें, क्योंकि जो भी आपके अलग न्यू फैक्ट आपको मिले तो आप उसमें नोट डाउन ज़रूर करें, जिससे आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं और आपकी तैयारी और अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 12वां टेस्ट है। अगर आज के टेस्ट की बात करें तो आज के टेस्ट में हमारे जो इंडियन पॉलिटी है उसके जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा रहने वाले हैं, यानी भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ ही आपके राजस्थान की जो संस्थाएं हैं यानी जो आयोग हैं उनके क्वेश्चन, और आपके एक लोक नीति का टॉपिक है, लोक नीति का टॉपिक है, उसके क्वेश्चन आज के टेस्ट में रहने वाले हैं। साथ में मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जो मैं ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है हमने, तो ये जिस प्रकार मैं लेके आ रही हूँ कि मैं सारे के सारे सब्जेक्ट है वो एक साथ ही लेके आ रही हूँ, यानी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स चल रही हैं। तो हमें ऐसे ही हमारी टेस्ट सीरीज आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर एक एक सब्जेक्ट के हमें क्वेश्चंस हैं वो लाने चाहिए। जैसे एक बार सारे हमने राजस्थान पॉलिटी के कर लिए, राजस्थान ज्योग्राफी के कर लिए, इंडिया पॉलिटी के, या फिर इंडिया ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इस प्रकार क्वेश्चन करने चाहिए या सारे मिक्स रहने चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का जो टेस्ट है हमारा स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी राजनीतिक दल को राज्य दल रूप में मान्यता दी जाती है यदि विधानसभा की कुल सीटों का 3% या 3 सीटें प्राप्त करने पर, लोकसभा चुनाव उस राज्य के 6% मत तथा 1 सीट प्राप्त करने पर, विधानसभा की कुल सीटों का 6% मत तथा विधानसभा की 4 सीटें प्राप्त करने पर। हमें सही कूट चुनना है कि राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता देने के लिए उसके लिए इन तीनों में से कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, या फिर तीनों ही सही हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्य दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन कौन सी कंडीशन यानी दशाएं हैं वो होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना इजी हो जाएगा। सबसे पहले इसकी 4 कंडीशन होती है, जिसमें से पहली कंडीशन क्या है कि जो विधानसभा की सीटें होती हैं, विधानसभा की कुल सीटों का 3% या फिर
3 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, 3 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उन चुनाव में राज्य के 6% मत आने चाहिए और इसके साथ साथ है एक सीट भी होनी चाहिए, एक सीट भी प्राप्त करनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव में उस राज्य के 6% मत और प्लस में एक सीट, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन की हम बात करें तो विधानसभा की कुल सीटों का, विधानसभा की कुल सीटों का 6% तो मत प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ साथ ही विधानसभा की जो 4 सीटें हैं, 4 सीटें प्राप्त करने पर उसे जो राज्य दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। 3 हो गई। और चौथी अगर हम बात करें, चौथी आपकी दशा या इसकी क्या होगी, तो चौथी शर्त होगी कि लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में 8% मत होने चाहिए। तो ये इसकी 4 कंडीशन है। तो अगर हम देखें कि इसमें कौन सी सही है, तो विधानसभा की कुल सीटों का 3% या 3 सीटें प्राप्त करने पर बिल्कुल सही है। लोकसभा चुनाव उस राज्य के 6% मत तथा एक सीट प्राप्त करने पर यह भी बिल्कुल सही है। विधानसभा की कुल सीटों का 6% मत तथा विधानसभा की 4 सीटें प्राप्त करने पर। इसके साथ साथ ही चौथी कंडीशन क्या है कि लोकसभा या फिर विधानसभा में 8% मत प्राप्त करने पर। तो ये 4 कंडीशन होनी चाहिए। इसने तीनों सही दे रखी हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता हो, या फिर न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूर्ण नहीं हो पाता। तो किस दशा में या किस स्थिति में है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का जो कोरम है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो क्या होती है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो की जाती है। तो हमें तदर्थ न्यायाधीश के लिए कौन सा अनुच्छेद याद करना है, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसी विशेष सत्र के लिए कोरम पूर्ण करने के उद्देश्य से की जाती है। अगर हम बात करें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से की जाती है जो कि अपने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए योग्यता धारण करता होगा, उसी के लिए ये की जाएगी। तो हमें क्या चीज याद रखनी है, अनुच्छेद 127 याद रखना है। दूसरा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जाती है, और किसकी पूर्व सहमति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के द्वारा। कौन हो सकते हैं, जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्यता धारण करता होगा, उसे ही नियुक्त किया जाएगा। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा जो संबंधित उच्च न्यायालय होता है यानी हाई कोर्ट होता है, तो उनके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा विचार विमर्श करके उस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन है फोर्थ। मैं आपको काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को 5 से 6 दिन बाद देख रहे हैं इन क्लासेस को, तो अगर आप इसके नीचे कमेंट करते हैं और मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आप वहाँ आपकी कोई भी क्वेरी हो, चाहे आपकी क्लास से संबंधित हो, कोई एग्जाम से संबंधित हो, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद के अधिनियम द्वारा अधिनियमित है। यह प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है जो निदेश के एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है।
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के अधिकारी के रूप में की गई। यह एक संविधानेतर निकाय है। इनमें से कौन कौन से सही है वो हमें बताने हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा कि यह संसद के अधिनियम द्वारा अधिनियमित है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। नीति आयोग है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर वैधानिक निकाय है, यानी ये संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं है। तो हमारा फर्स्ट तो गलत हो गया। यह प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है जो निदेशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें केंद्र सरकार ने जब अपने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के अधिकारी के रूप में की थी। यानी योजना आयोग के उत्तराधिकारी माने या अधिकारी के रूप में की थी। किसकी? नीति आयोग की। कब की थी? 1 जनवरी 2015 को। तो ये भी आपका सही है। और यह एक संविधानेतर निकाय है, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सी और डी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, केवल बी, यहाँ पे ए नहीं सी होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। बी, सी और डी है इसका राइट आंसर हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त व 2 से कम सत्कर्ता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। आयोग को अपने वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है। इनमें से हमें सही कथन है वो चुननी है। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऐसे लेके आ रही हूँ जिसमें सही का मिलान करें, सही चुने या फिर गलत चुने, यानी असत्य बताएं। और इसमें मैं आपको 3 से 4 ऊपर पॉइंट देती हूँ, फिर आपको उनमें से हमें चुनना होता है और राइट आंसर करना हो। ये इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन इसीलिए लेके आती हूँ क्योंकि पहली बात तो एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा कि आपके एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएं। साथ में जो आपकी लैंग्वेज लिखी होती है क्वेश्चन में वो आपको समझ में आए, आपकी हैबिट बन जाए कि हमें किस प्रकार है वो लैंग्वेज को पढ़कर है वो उत्तर देना है और उस लैंग्वेज को किस प्रकार हमें समझना है, ताकि कि हम क्वेश्चन को बिल्कुल राइट टिक कर पाएं। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग होता है तो उसमें केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष की अवधि होती है, अथवा फिर 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है वो होता है। अपने कार्यकाल के पश्चात है जो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त होता है वो केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं रह पाते या फिर किसी भी पद के योग्य है वो नहीं रह पाते। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। तीसरी आपको क्या याद रखनी है कि जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग एक क्या होता है? बहुसदस्यीय आयोग होता है। बहुसदस्यीय आयोग होता है, ये भी आपको याद रखनी है, जिसमें एक तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ 2 या 2 से कम सत्कर्ता आयुक्त है वो होते हैं। तो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगर हम केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के बारे में बात करें तो जो आपका केंद्रीय सत्कर्ता आयोग होता है इसमें जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। 3 सदस्य की सिफारिश पर की जाती है। अगर समिति में कौन कौन होंगे? आपके प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री इसमें सदस्य होंगे। तो 3 सदस्यीय समिति होंगी, तो प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा के विपक्ष के नेता हो गए, केंद्रीय गृह मंत्री हो गए। तो आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग होता है अपने वार्षिक कार्यकलापों की जो कार्यकलापों की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है और फिर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को है वो संसद के प्रत्येक सदन
संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करता है। और सत्कर्ता आयोग के पास जो जो होता है, जो दीवानी आपका न्यायालय होता है, कौन सा, दीवानी न्यायालय, तो दीवानी न्यायालय जैसी उसके पास है शक्तियां होती है। तो आपको ये भी याद रखनी है कि आयोग को अपने वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देनी होती है, और राष्ट्रपति है फिर उसको किनके सामने प्रस्तुत करता है, संसद के प्रत्येक सदन के सामने है वो प्रस्तुत करता है। तो आपके ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही हो गया। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं तो जो केंद्र सरकार उसके जो प्राधिकरण होते हैं, प्राधिकरणों से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कौन कर सकता है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है वो कर सकता है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग होता है वो अपने निर्देश पर किसी भी जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच को रिपोर्ट को भी अपने पास है वो मंगवा सकता है। तो ये सब चीजें किसके बारे में, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के बारे में। तो आपका ए, बी और सी तीनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। इस साइड सूची फर्स्ट दे रखी है और इस साइड है वो सूची सेकंड दे रखी है। हमें इनका मिलान करना है कि इस साइड है जो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन ब्लू स्टार दे रखी है, और इस साइड दे रखा है उनके बारे में विषय विशेष कि ये ऑपरेशन है वो किस लिए चलाए गए थे। सबसे पहले हम बात करें ऑपरेशन विजय की, तो ये चलाया गया था जुलाई 1999 में कारगिल की पुण्य प्राप्ति हेतु चलाया गया था। तो कारगिल की पुण्य प्राप्ति के लिए जो चलाया गया था वो कौन सा था, आपका जुलाई 1999 में चलाया गया ऑपरेशन विजय। तो ए में हो जाएगा आपका फोर्थ, ए में हो जाएगा आपका फोर्थ। अब हम बात करें ऑपरेशन मेघदूत की, तो ऑपरेशन मेघदूत है ये ऑपरेशन मेघदूत अप्रैल 1984 में चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था, सियाचिन की पुण्य प्राप्ति हेतु। तो इसमें बी में आपका आ जाएगा फर्स्ट कि सियाचिन की पुण्य प्राप्ति हेतु चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। अगला है ऑपरेशन पवन। अगर ऑपरेशन पवन की हम बात करें तो वर्ष 1987 में 1987 में राजीव गांधी और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ था। किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका के बीच में है वो एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत जो लिट्ठे थे, लिट्ठे की समस्या समाधान हेतु भारतीय सेना के द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन पवन है वो चलाया गया था। तो ऑपरेशन पवन है वो इसमें थर्ड में आ जाएगा, लिट्ठे की समस्या का समाधान करने हेतु चलाया गया था। कब, 1987 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो ये कब चलाया गया था, ये चलाया गया था जून 1984 में। जून 1984 में जो पंजाब की अमृतसर है, पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सबसे पहले आपको इन चारों ऑपरेशन की डेट याद रखनी है। ऑपरेशन विजय जुलाई 1999, ऑपरेशन मेघदूत अप्रैल 1984, ऑपरेशन पवन आपका 1987 में, और आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया आपका जून 1984 में, जून 1984 में। तो आपके जो नीचे कूट दिया होगा कि फर्स्ट में फोर्थ आ जाएगा, बी में आपका फर्स्ट आ जाएगा, सी में आपका थर्ड आ जाएगा, और आपका डी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपको नीचे कूट का राइट आंसर करना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ का निर्माण कनाडा के मॉडल के आधार पर किया गया, इसलिए भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संघवाद में शक्तियां संघ की ओर झुकी हुई हैं। अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हमें सही कथन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ए, बी और सी सभी के सभी सही दिए गए हैं। भारतीय संघ का निर्माण है वो कनाडा के मॉडल के आधार पर किया गया है। भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगला, भारतीय संघवाद में शक्तियां संघ की ओर झुकी गई हैं, ये भी सही है। इसमें हमें एक अगला इन्होंने अनुच्छेद फर्स्ट में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद फर्स्ट की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट है, उसमें दिया गया है यूनियन ऑफ द स्टेट।
तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की अगर 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इसके अंतर्गत आने वाली विषयों को संघ सूची में, इसके साथ ही राज्य सूची में और इसके साथ ही समवर्ती सूची में भी रखा गया है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें सही दी गई हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित निश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधि संबंधित जानकारी के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है वो सही दिया गया है। इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर करने से पहले इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य ये किस में दिए गए हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 167 में ये दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के 3 प्रकार के कर्तव्य है वो दिए गए हैं, जिसमें जो राज्य प्रशासन है, राज्य प्रशासन तथा विधानसभा के द्वारा विधानसभा के प्रस्ताव से संबंधित जो भी निर्णय है वो मंत्री परिषद लेती है। मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए हैं उन निर्णयों की सूचना है वो राज्यपाल को पहुंचाना। तो कार्य प्रशासन संबंधित विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना तो बिल्कुल सही हो गया। अगला है कि राज्य प्रशासन तथा विधानसभा के प्रस्ताव के संबंध में जो भी जानकारी है वो राज्यपाल को चाहिए होती है, राज्यपाल को द्वारा मांगी जाती है, तो उसे राज्यपाल तक पहुंचाना भी किसका काम है, ये भी मुख्यमंत्री का काम है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला, अगर किसी ऐसे विषय जो जिस पर किसी एक मंत्री ने है वो निर्णय लिया है किंतु जो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है उसने विचार विमर्श नहीं किया है, यानी मंत्रिपरिषद ने उसे निर्णय पर सामूहिक निर्णय नहीं किया गया है, तो ऐसे निर्णय पर राज्यपाल के निर्देशों पर मंत्रिपरिषद में विचार जो विमर्श है वो कराना मुख्यमंत्री का कार्य है। तो आपके ऑप्शन ये तीनों की तीनों है वो कथन सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। ए, बी और सी तीनों ही राइट दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4th। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इस पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है यह हमें बताना है। पहला है कि राष्ट्रपति के भांति राज्यपाल को भी सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नहीं, ये इसने गल दिया है। राष्ट्रपति को सेना के न्यायालयों के द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति है वो जरूर प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को इस तरह की कोई भी शक्ति है वो प्राप्त नहीं है। तो इसने फर्स्ट तो गल दे दिया। राज्य विधानसभा में सभी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। वह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह राज्य का औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, बिल्कुल सही बात होती है। और इनका प्रयोग है वो संविधान के अनुसार खुद भी कर सकता है, यानी स्वयं कर सकता है, या फिर अपने जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके द्वारा भी करवा सकता है। किंतु राज्यपाल सदैव ही मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करे, ये कोई उसके लिए बाध्य नहीं है। कुछ विषयों में राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह के बिना परिस्थितियों के अनुकूल कार्य भी करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपका बी, सी और डी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3rd यहाँ पे आ जाएगा। बी, सी और डी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या क्या दिया हुआ विधान परिषद में 1/12 सदस्यों का निर्वाचन माध्यमिक स्तर के स्कूल के अध्यापक यानी अध्यापन करते हैं, जो पिछले 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं।
यानी 1/12 सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा? माध्यमिक स्तर के स्कूल के अध्यापक जो पिछले 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं। विधान परिषद में 1/3 सदस्यों का चुनाव है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता व समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए, बी और सी। इसके साथ साथ ही मैं और बता देती हूँ कि विधानसभा परिषद के कुल सदस्यों में से को कैसे किस किस प्रकार चुने जाते हैं, एक बार पूरा का पूरा रिकॉल करवा देती हूँ मैं। 1/3 फर्स्ट में तो 1/3 सदस्यों का चुनाव है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। फिर 1/3 सदस्य है वो स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका और जिला बोर्ड आदि से चुने जाते हैं। तीसरा कि जो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसमें आपकी साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता व समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो। 1/12 सदस्य है का निर्वाचन है वो माध्यमिक स्तर के स्कूल के अध्यापक करते हैं जो पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रही हैं, यानी अध्यापन करवा रही हैं। अगला कि जो 1/12 सदस्य योग्य और 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक है वो निर्वाचित करते हैं। तो इस प्रकार और विधान परिषद में इस प्रकार कुल सदस्य है वो जो कुल सदस्य हो गए उनमें से 5/6 सदस्यों का तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, और 1/6 सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल नामित करता है। तो आपके ए, बी और सी तीनों के तीनों सही है। एक बार पूरा का पूरा भी किस किस प्रकार के कौन से सदस्य और इनमें कैसे विधान परिषद के कुल सदस्य होते हैं वो पूरा मैंने आपको एक बार रिकॉल करवा दिया। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। इस साइड सूची फर्स्ट में दे रखे अनुच्छेद और इस साइड सूची सेकंड दे रखे है जिसमें प्रावधान दे रखे हैं कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 214 भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद 214 के बारे में बात करें तो 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो आपका इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। अनुच्छेद 215, 216 और 217। 215 की बात करें तो इसके तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा तथा यह अपनी अवमानना हेतु दंड भी दे सकता है। तो इसमें 215 में क्या होता है, ये एक अभिलेख न्यायालय होता है, तो यानी इसमें 4 आ जाएगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी होता है और साथ में ये क्या है कि इसकी अगर कोई अवमानना करता है तो अवमानना हेतु दंड भी दे सकता है। 16 की बात करें तो 16 में क्या होता है कि उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है, तो इसमें आ जाएगा 2 कि उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है वो किया गया है, जिसमें एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होंगे। संविधान में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो निश्चित नहीं है कि इतने ही होने चाहिए, इसमें जो संख्या है वो निश्चित है, वो नहीं दी गई है। राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या है वो निर्धारित कर सकता है। 217 की बात करें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर की जाती है। तो आपके ये सारे के सारे मैंने आपको है वो इसमें टिक करवा दिए, तो नीचे जो भी कोट दिया हुआ होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक अनुच्छेद और होता है 219, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो 219 होता है उसके तहत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ है वो तीसरी अनुसूची के तहत जो उपबंध किए गए हैं उनके तहत राज्यपाल या फिर राज्यपाल के द्वारा जो नामित व्यक्ति होता है उसके द्वारा ही दिलवाई जाती है। अगर हम व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनको तो जो शपथ है वो कौन है, राज्यपाल दिलवाता है, राज्यपाल है वो दिलवाता है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलवा देता है। तो आपका राइट आंसर नीचे कोट में आपको जो ये दिया हुआ है वो मिल जाएगा। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन कि राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा है वो किसके द्वारा की गई थी। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत का द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें
राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की। तो जो सर्वप्रथम अनुशंसा है वो भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसके द्वारा की गई। कब ये कब बना था? 1966 से 70। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन है वो 5 जनवरी 1966 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें, ये कुछ मैं अलग फैक्ट बता रही हूँ, आपको ये नोट डाउन करने हैं। जो मैं आपको बोलती हूँ कि आप रफ नोटबुक या फिर A4 साइज के पेपर अपने पास रखिए, उन पे अपने ये नोट्स है वो बनाते रहिए। इनको 2-3 दिन में अपना रिवीजन करते रहिए, तो ये सारे के सारे फैक्ट है आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो मोरारजी देसाई थे, और इसमें 4 सदस्य थे, 4 है वो अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? पहले तो के हनुमंतैया थे, दूसरे कौन थे? हरीश चंद्र माथुर थे, तीसरे इसमें कौन थे? GS पाठक थे, और चौथे इसमें कौन थे? HB कामत थे। तो मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट के हनुमंतैया थे, दूसरे हरीश चंद्र माथुर थे, तीसरे इसमें GS पाठक थे, और चौथे HB कामत थे। तो ये 4 इसके सदस्य थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2, भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना संबंधित अध्यादेश का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 20 अगस्त 1949 को किया गया। राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है वो जयपुर से अजमेर है वो स्थानांतरित कर दिया गया था। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश के द्वारा किया गया था। तो इसके राइट आंसर क्लिक करने से पहले मैं RPSC के बारे में जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो आपको बता देती हूँ। कौन कौन से? कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आपकी RPSC थी, उसकी स्थापना से पहले है वो आपके जयपुर में, जोधपुर में और बीकानेर में भी लोक सेवा आयोग है वो कार्यरत थे। राजस्थान राज्य में 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश के अधीन है वो RPSC की स्थापना की गई थी। इसके अलावा कौन था कि इस अध्यादेश का जो प्रकाशन है वो राजस्थान राजपत्र में 20 अगस्त 1949 में करके इसी दिन इस अध्यादेश को लागू कर दिया गया था। और राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही RPSC का जो मुख्यालय वो जयपुर से अजमेर है वो स्थानांतरित किया गया था। अगर हम RPSC के बारे में और बात करें तो RPSC के जो अध्यक्ष होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस इसमें 7 अन्य सदस्य होते हैं। अगर हम बात करें कि RPSC के जो सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है DS त्रिपाठी हैं वो सबसे अधिक, और इनका टाइम पीरियड था 1951 से 1958 तक। तो अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे DS त्रिपाठी। और प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष आपसे पूछ ले कौन सा? कार्यवाहक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। तो वो कौन थे? वो थे SC सिंघानिया। तो आपका राइट आंसर फिर कौन सा हो जाएगा? इसमें तीनों ही चीजें सही दी गई हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है आपका 4th है वो हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत वर्तमान में कितने विभाग एवं सेवाओं का प्रावधान है वो किया गया है? 15 विभाग और 108 सेवाएं, 25 विभाग और 108 सेवाएं, 15 विभाग और 221 सेवाएं, 25 विभाग और 221 सेवाएं। इसमें इसका राइट आंसर करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसका जो फेवरेट क्वेश्चन होता है RPSC का इम्पोर्टेंट, वो कौन सा है कि इसमें ये पूछ लिया जाता है कि ये प्रभावी कब हुआ था। राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की जो गारंटी अधिनियम 2011 है वो राजस्थान में 14 नवंबर 2011 को प्रभावित हुआ था। तो ये डेट काफ़ी बार पूछी जाती है।
अगर हम बात करें कि इसमें जो प्रारंभ की बात करें कि प्रारंभ में इसमें कितने थे, तो प्रारंभ में इसमें 15 तो विभाग थे और 108 सेवाएं हैं इसमें अनुसूचित की गई थी। अगर अब की बात करें वर्तमान में इसमें 25 विभाग हैं और इसमें 25 विभाग है और 221 इसमें सेवाएं हैं। तो सेवाओं का जो प्रावधान किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। लेकिन आपको ये तीनों चीजें याद करनी है। प्रभावी कब से हुआ? 14 नवंबर 2011। पहले कितने थे? 15 विभाग थे, 108 सेवाएं थी। अब 25 विभाग और 221 सेवाएं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो इसमें हमें बताना है कि पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में। अगर इस अधिनियम की बात करें तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो 1992 का है। इसके जो की पॉइंट है संविधान 73वें संविधान संशोधन के, वो मैं आपको बता रही हूँ। साथ में जो पंचायती राज है ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। और इसके साथ और क्या है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़े गए, यानी कुल कितने 16 अनुच्छेद जोड़े गए तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 243 से 243 ओ, यानी टोटल कितने 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। अगर हम बात करें राज्य सूची के 19 विषय है वो पंचायतों को सौंपे गए थे। तो इसमें 9वें भाग में कितने विषय है? 29 विषय हैं और यानी 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और ये जो पंचायती राज है इसकी स्थापना है वो त्रिस्तरीय की गई थी। त्रिस्तरीय कैसे? एक तो ग्राम स्तर हो गया, दूसरा खंड स्तर हो गया और तीसरा जिला स्तर हो गया। इसके अलावा हमें और क्या चीज ध्यान रखनी है कि 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा ये तो प्रावधान किया गया था कि 3 स्तरीय है वो ग्राम पंचायत, जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय होगा। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया था कि जिन राज्यों की आबादी है वो 20 लाख से कम है, तो वहां 2 स्तर के पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ ही जो अनुच्छेद 243 है उसको 9वें भाग के रूप में जोड़ा गया था। तो उसमें पंचायतें शब्द का उल्लेख किया गया है, तो इसे पंचायतें नाम से उल्लेखित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन 4 था, मैं सीधा बता के चली जाती। लेकिन इसमें जो इसके की पॉइंट है, इसके साथ कौन कौन से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनको मैंने एक बार आपको रिकॉल करवा दिया, आप चाहें तो एक साइड इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक नीति के आयामों में शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से आयाम होते हैं लोक नीति के? तो लोक नीति की बात करें तो इसमें विधिक आयाम, पारिस्थितिक आयाम, हित आयाम, इसे हितक या फिर हितक आयाम, ये 3 आयाम है इसके होते हैं। तो अगर आप देखें कि ये आयाम होते क्या है, विधिक आयाम क्या होते हैं, पारिस्थितिक आयाम क्या होते हैं, हितक आयाम क्या होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। अगर मैं सबसे पहले विधिक आयाम की बात करूं तो विधिक आयाम क्या होते हैं? जो लोक नीति के विधिक आयाम है ये लोक नीति के संचालन के नियमों पर एक रूपता प्रदान करते हैं, यानी कि साथ ही साथ यह है किसी संगठन अथवा अभिकरण की स्वायत्तता है वो स्पष्ट करता है कि संबंधित अभिकरण है वो इसी परिसीमन के अंतर्गत है वो निर्धारित करने के बाध्य हैं। यानी साफ शब्दों में बोले तो इस जो लोक नीति के संचालन के नियमों को जो निर्धारित कर एक रूपता प्रदान करता है वो क्या होता है? विधिक आयाम होते हैं। पारिस्थितिक आयाम की बात करें तो जो लोक नीति के निर्माण से संबंधित जो सभी सैद्धांतिक दर्शन होते हैं वो किसकी ओर संकेत करते हैं? पारिस्थितिक आयाम की ओर संकेत करते हैं। यानी किसी भी देश की नीतियां हो गई कि इस देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है, इसमें बदलते हुए राजनीतिक समीकरण हो गए, सामाजिक मूल्य के विभिन्न सामाजिक वर्गों, आर्थिक परिदृश्य आदि का जो रूपण किया जाता है, प्रतिक्रियात्मक रूपण किया जाता है, वो किसके तहत आता है? पारिस्थितिक आयाम के तहत आता है।
अगर हितक आयाम की बात करें या हित आयाम की बात करें तो यह आयाम पूर्णतः हित पर आधारित होता है, यानी इसके अंतर्गत है वो संरचनात्मक हित आ जाते हैं, संरचनात्मक हित आ जाते हैं, चुनौतीपूर्ण हित आ जाते हैं, चुनौतीपूर्ण है वो हित आ जाते हैं, दबावपूर्ण हित इसमें सम्मिलित होते हैं, यानी जो पूरी तरह हित पर डिपेंड होता है, हित पर आधारित होता है, वो कौन सा है, हितक आयाम है। तो इसमें तीनों के तीनों है वो लोक नीति के आयाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर के कार्य हैं जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, जिले में उपस्थित जेलों का निरीक्षण करना, मुआवजा और पुनर्वास अधिनियम 1954 के तहत उप कस्टोडियन की भूमिका निभाना। तो इसमें जो ये तीनों की तीनों दी गई, तीनों की तीनों शक्तियां किसकी है या फिर कार्य किसके हैं, जिला मजिस्ट्रेट के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। जिले में जो कानून और व्यवस्था होती है उसका रख रखाव है वो जिला कलेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, यानी जिला कलेक्टर उसके रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। जो आपराधिक प्रशासन होता है, आपराधिक प्रशासन इसका प्रमुख है वो कौन होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है, यानी इसके सभी कार्यकारी जो होते हैं वो काम होते हैं वो मजिस्ट्रेट की देखरेख में होते हैं। पुलिस के कार्य को नियंत्रित भी कौन करता है, जिला मजिस्ट्रेट करता है। जेलों में जो लॉकअप के प्रशासन की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, जिला मजिस्ट्रेट की होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, किस किस वर्ष है बढ़ोतरी हुई थी, 1957, 1965, 1967 और 1977। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपके 1957 की बात करें तो जो राज्य के पुनर्गठन हुआ था, तो पुनर्गठन के बाद राजस्थान की विधानसभा में सीटों की संख्या है वो 160 निर्धारित की गई थी, लेकिन 1957 में सीटों की संख्या बढ़ाकर है वो 176 कर दी गई थी। और ये बढ़ी किससे थी कि जो राजस्थान की जो अजमेर रियासत थी उसके विलय के कारण है ये बढ़ी थी, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। उसके बाद बढ़ी थी 1967 में, 1967 में ये बढ़कर कितनी हो गई थी, 184 हो गई थी। इसके बाद फिर 1977 में बढ़ी थी और 1977 में बढ़कर है ये विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी, 200 हो गई थी। तो अब तक भी कितनी है, वर्तमान में भी विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या है वो कितनी है, 200 ही है। राज्य विधानसभा अधिकतम संख्या है वो 500 और न्यूनतम है वो 60 तय की गई है। इनके बीच संख्या है वो राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या हो सकती है। तो बढ़ोई कब कब थी, 1957 में, 67 में और 77 में। तो ए सी और डी, ए सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, जो ये मैं आपको टेस्ट सीरीज करवाती हूँ इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्री चौधरी पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में इस पर मैं अन्य फैक्ट्स है वो डालती रहती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही काम के होते हैं, आपके आरएस के लिए जो भी की पॉइंट होते हैं वो काफ़ी मैं इसमें डालती रहती हूँ। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन हमें चुनना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया, ये बिल्कुल सही दिया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत वर्तमान में आवश्यक दवा सूची में दवाएं 709 से बढ़ाकर 715 कर दी, ये गलत है, 713 की है। कितनी की है, 713। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योग व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य में राजस्थान स्टेट आयुष सोसाइटी का मार्च 2015 को गठन कर राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यालय की स्थापना की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें बताना था असत्य कथन, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2 जो कि इसमें असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कब आयोजित करवाया जाता है। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 18 दिसंबर और 20 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 14 दिसंबर। तो जो ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है 14 दिसंबर, उसी पर राजस्थान ऊर्जा संरक्षण
पुरस्कार समारोह है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है 14 दिसंबर। करता कौन है? जो ऊर्जा संरक्षण की दिशा में जो महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयासों की पहचान के लिए जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, अक्षय ऊर्जा निगम इसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह है वो आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन है फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चन मैंने बताए हैं विद फैक्ट। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही जो आपकी ये है कि मैम हमें साइंस एंड टेक भी आप करवाना, तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। इसी चैनल पे जो हमारे सर है वो साइंस की क्लासेस ले रही हैं, तो आपका बेसिक साइंस तो है वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ ही मैं आपको टेक के क्वेश्चन भी करवाऊंगी, टेक का टॉपिक भी करवाऊंगी, और जो होते हैं साइंस के जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो साइंस से इसी से बन जाते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके जो करंट से संबंधित होते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको साइंस टेक के क्वेश्चन भी करवाऊंगी, साथ में इसके जो करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे कवर करवाऊंगी। तो आपको इस टेस्ट सीरीज को अभी से स्टार्ट कर देना है। अगर आपने आज स्टार्ट किया है तो आपको पीछे के 11 टेस्ट भी ज़रूर लेने हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी को भी जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब मिलते हैं कल की क्लास में अगले टेस्ट के साथ, अगले और इम्पोर्टेंट आपके कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।